मानसी पूजा बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा वल्लभ संप्रदाय में आता है। तो द्वितीयो नास्ति लोगों के सामने सभी हमारे आदरणीय महानुभावों के साथ रखते हुए मुझे सही में हृदय की प्रसन्नता होती। कुछ समय के लिए फिर एक बार कैलाश की याद आई, मानसरोवर की स्मृति हुई, भुसुंडी ताल की याद आई और किसी को अपने मूल को, अपनी जड़े की याद दिलवा देना एक उपकारक कार्य है, एक दान है, एक बड़ा अद्भुत योगदान है। आज वैसे 9 दिन की कथा बोल लेता हूं ना, और फिर मैं रामकथा की पीठ पर कभी थकता नहीं, घंटों तक बोल लूं। कोई 24 कलाक मुझे सुने तो आपके आशीर्वाद से मैं 24 कलाक बोलूं। हाँ, मुझे ऐसा वो है। और मुझे लोग कहते हैं मानसरोवर जा रहे हैं, ज्यादा मत बोलना। एक डॉक्टर मेरे साथ, कुछ डॉक्टर्स थे हमारी यात्रा में, वो बार बार मैं कुछ चलूं तो बोले नहीं बापू खबरदार चलना नहीं, हवा कम है, ऑक्सीजन कम है, हवा पतली है, चलना मत। आधा रास्ता तय किया, डॉक्टर को मुंबई लौटना पड़ा। जो बांटता फिरता था जमाने को उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। शाद मुरादाबादी का शेर है, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है, जो बांटता फिरता था जमाने को उजाले। वो डॉक्टर को जो मुझे सलाह दे रहे थे, वो तबीयत बिगड़ी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और फिर मुझे अमरनाथ की मैंने कहा कि तब भी बहुत सलाह दी, इतनी ऊंचाई पर 2 घंटे बोलिए। मेरे श्रोता भी कहे कि नहीं बापू ज्यादा मत बोलिए, प्लीज न बोलिए। और मैं आपके आशीर्वाद से दिल, ये कोई आत्मश्लाघा नहीं है, मेरा एक आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, आत्मनिवेदन है। मैं ज्यादा से ज्यादा घंटे कैलाश में बोला, आशा अमरनाथ में कभी 7-7 घंटे बोला। तब मुझे लगता है कि जीवन के केंद्र को कैलाश जब छू लेता है, तब शरीर के धर्म गौण हो जाते हैं और आत्मा के धर्म प्रकट होने लगते हैं। तो आनंद हुआ, इस मिस कैलाश की यात्रा करने का मौका मिला। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। दुआ तो मैं क्या दूं, हम सब की ओर से नामवर बापा ने आशीर्वाद दे दिया है कि मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं तो इसके काबिल नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा कि तमाम उम्र हम तो कांटों में जिए, तमाम उम्र हम तो कांटों में जिए, खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। तो इस द्वितीय नास्ति के प्रकाशक भी हमारे भाई प्रभात जी को और पीयूष जी को भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई हैं, जिन्होंने ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया, जिससे बापू का हृदय भी प्रसन्न है। और एक बार सबकी बहुत बहुत उनको भी बधाइयां हैं। पूज्य बापू ने बहुत कुछ कहा है द्वितीय नास्ति के बारे में, और प्रकाशन के बारे में भी हमारे प्रभात प्रकाशन द्वितीय नास्ति, उनको एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी जाने माने शिक्षा शास्त्री हैं, इतिहासकार हैं और पाक शास्त्र के विशेषज्ञ भी। आपकी पाक कला पर लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषय को भी आप विशेषज्ञ हैं। कई पुस्तकें उस विषयों पर भी आई हैं, लेख तो अनेक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते ही हैं। आइए डॉक्टर पुष्पेश जी, और पुस्तक पर अपनी टिप्पणी दी। पूज्य मेहरानी बापू, मंच पर विराजमान अन्य महापुरुषों और सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरी समस्या ये है कि हेमंत जी ने कहा कि वो लेखक नहीं है, और मेरी निगाह में पुस्तक नहीं है। मेरे लिए
अद्भुत माया दर्पण है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे मन में दमित वासना कैलाश मानसरोवर यात्रा की बचपन से थी। पिता के एक मित्र जो फौज में थे वो जाकर 54-55 में लौटे थे और जाने के पहले अपना श्राद्ध करा कर गए थे कि उस जमाने में जो मानसरोवर यात्रा पर लोग निकलते थे लौटते उनमें से कम थे। वो काशी वाले लोगों का ही पुण्य प्रताप है। कुछ लोगों ने बिना जाए काशी के दर्शन इनके पहले भी लोगों को करा दिए थे। ये कम से कम वहाँ गए। तो जिन अन्य लेखकों का जिक्र इन्होंने किया, मेरी जानकारी में उनमें शायद ही कोई मानसरोवर तक गया हो। मुझे दूसरा सौभाग्य ये लगता है कि इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पहले हेमंत जी ने कृपा पूर्वक कुछ प्रूफ मुझे देखने को दिए और तभी मुझे मेरे मन में बड़ा कुतूहल था कि जब चीज़ सामने आएगी तो कैसी होगी, क्योंकि इसमें मेरे समझ में गद्य के शरीर में कविता की आत्मा विराजमान है और मेरे लिए माया दर्पण है। पुस्तक इसलिए नहीं है कि इसमें जब मैं झांकता हूँ मुझे लगता है जैसे मानसरोवर की झील यदि मैंने देखी होती, वो दिन में सूर्य के चढ़ने उतरने के साथ उसके जो रंग बदलते लहरों का खेल होता तो शायद उसका रूप बदलता रहता। जितनी बार मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ उसका कलेवर बहुत बड़ा नहीं है। जैसा हेमंत जी ने कहा कि इस पुस्तक में आप भी हैं, ये किताब आपकी नहीं है। आप पन्ने पलटते पलटते अनायास मानसरोवर कैलाश की यात्रा में खुद चले जाते हैं। और जो सिर्फ एक छोटी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मानसरोवर की तीर्थ यात्रा अद्भुत अलौकिक है ऐसा कहा जाता है, मगर जो इन्होंने अपने भाषण में भी यहाँ उसकी झलक दी थी, मुझे डर ये लग रहा था जब वो पाकशास्त्र की बात कर रहे थे उनकी जबान फिसलेगी, वो क प में बदल जाएगा और वो पापशास्त्र लोग समझेंगे कि मेरी विशेषज्ञता का विषय है। मुझे लगता है कि इस किताब में भी आप पढ़ेंगे तो इनकी जो परिहास वृत्ति है वो झलकती है कि ये जब अपने पाप धोने और पुण्य अर्जित करने मानसरोवर की झील में पहुंचते हैं तो नित्य कर्म निवृत्त करते वक्त इनको वहां के जो आदमखोर कुत्ते याद आते हैं और जिस तरह वो लौटते हैं तो वो तीर्थ यात्रा को बिना बोझिल बनाए आपको सीधे मानसरोवर कैलाश पहुंचा देते हैं। और मैंने थोड़ा एक क्षमा करेंगे, मैंने कहा था अंत में एक बात मैं निश्चित रूप से और जोड़ना चाहता हूं कि पहली बार मुझे लगा कि हिंदी में किसी प्रकाशक ने उस पुस्तक को उसके अनुसार अनुरूप छापा है। यहाँ आने के पहले जब हेमंत जी ने कहा कि आपको लग रहा है कि आयोजन सब ठीक ठाक है, मैंने कहा मुझे पक्का भरोसा है कि प्रभात प्रकाशन ने जिस तरह से किताब को छापा है उसके बाद इस आयोजन में कोई कमी त्रुटि कहीं नहीं हो सकती। धन्यवाद। बहुत सटीक शब्दों में प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने इस पुस्तक पर अपना आशीर्वाद दिया। माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी वरिष्ठ राजनेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय संस्कृति एवं मेधा के ध्वजवाहक हैं। उनकी प्रभावपूर्ण वाणी सबको सम्मोहित कर लेती है। उनसे आग्रह है कृपया अपने उद्बोधन के लिए हमें संबोधित करें अपने बोधों से। पूज्य श्री मोरारी बापू जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, कार्यक्रम के विद्वान सभाध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, इंडिया टीवी के बहुत ही लोकप्रिय और एक प्रकार से सूचना तंत्र के और सूचना प्रौद्योगिकी के बड़े सफल रूप में प्रयोक्ता श्री रजत शर्मा जी, पुस्तक के प्रथम समीक्षक प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, पुस्तक के गणेश श्री हेमंत शर्मा जी और पुस्तक के प्रकाशक प्रभात जी, इस सभागार में समुपस्थित विद्वज्जनों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, जब हेमंत शर्मा जी ने मुझसे आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया तो मुझे अनायास ही स्मरण हो गया कि कुछ वर्ष पूर्व उनके पूज्य पिताजी की 3 पुस्तकों का लोकार्पण वाराणसी में करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पंडित हमारे उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी की अध्यक्षता में समारोह में पुस्तक को देखकर ये लगा कि शायद आगे की पुस्तकों में ये पंडित मनु शर्मा से कुछ कदम आगे निकल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कि ये यहाँ बैठे हैं, परंतु इसलिए कि मैंने वो तीनों पुस्तकें पढ़ी हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूँ
कि इन्होंने उनकी शैली और उनकी जो प्रगल्भता थी वो सब की सब समेट के और बहुत कम पृष्ठों में हमारे सामने रखती है। मैं इनका आभारी इसलिए भी हूं कि इन्होंने मुझे इस कैलाश यात्रा और मानसरोवर यात्रा से संबंधित पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वैसे तो आजकल हम जिस प्रकार के वातावरण में स्नान कर रहे हैं उसके बाद इस मानसरोवर और कैलाश के वातावरण में थोड़ा स्नान करके कुछ शुद्धि, कुछ विचारों की पवित्रता, कुछ व्यवहार का और आचरण का समन्वय और उसके साथ साथ शुद्धता, ये तो हमें मिलेगा ही। और क्योंकि साथ में दो संत बैठे हैं, उनके सानिध्य से जो भी कुछ कलुष थोड़ा बहुत बाकी रहेगा वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो मानसरोवर कैलाश की यात्रा, मानसरोवर में स्नान, इन्होंने डुबकी लगाई। वैसे बहुत कम लोगों को यकीन होगा कि इन्होंने डुबकी लगाई, मगर मैं मानता हूं कि इन्होंने जरूर डुबकी लगाई, क्योंकि पुस्तक में जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है वो बिना डुबकी लगाए कोई कर नहीं सकता। मेरे लिए ये एक और भी सुखद अवसर है, क्योंकि मैं जिस सड़क पर रहता था बचपने में उसके सामने से कैलाश यात्रा और मानसरोवर यात्रा के लोग जाते रहे, और उस समय कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन कठिनाइयां बहुत थीं। और जैसा इन्होंने बताया, मानसरोवर कैलाश क्या, बद्रीनाथ की यात्रा करने से पहले भी सारे गांव में लोग मिलकर सबको प्रणाम करके कि शायद अगली बार लौट पाऊं या नहीं पाऊं, ऐसी यात्रा किया करते थे। मेरी नानी जी ने इसी प्रकार की यात्रा की थी उस समय। मुझे इसमें संदर्भ याद आता है कि जब मैं प्रथम संसद सदस्य बना, सांसद बना, तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ था, और उसमें जो जिस ताकला कोट का आपने जिक्र किया है उसका पहलू है वो इधर चीनी उधर, ताकला कोट हमारे इसका अंतिम पड़ाव है, और वहां तक तो हमको जाना ही होता था क्योंकि वो हमारी निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम पीढ़ी थी। वहां जितने भी भोटिया जाति के लोग रहते थे उन सबका व्यापार सामान्य तौर पर तिब्बत से या नेपाल से होता था, और इसलिए उनके लिए कैलाश मानसरोवर जाना और वो सारी यात्रा खोलना ये बहुत आवश्यक था। इसलिए सबसे पहला प्रस्ताव अगर किसी सांसद ने विदेश मंत्री के सामने प्रस्तावित किया अपने यहाँ के लोगों से, तो उसका भी सौभाग्य मुझे मिला कि वाजपेयी जी के साथ वहाँ के तमाम प्रतिनिधि मंडलों को मिलवाकर और जो उनके सामने कितनी विषम समस्याएं थीं उसका उनको अवगत कराना, और फिर उसके आगे जो उसका राजनीतिक पहलू था, अंतर्राष्ट्रीय पहलू था, उसमें जिस प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम उठाए और इस वहाँ के तमाम अवरोधों को दूर किया, वो एक अपना अलग अध्याय है। मुझे कैलाश पर्वत की सौंदर्य अथवा मानसरोवर के और कैलाश के आध्यात्मिक महत्व के बारे में आप जैसे दोनों आध्यात्मिक संतों के समक्ष बोलने का दुस्साहस नहीं करना है, लेकिन हमारे काव्य में महाकवि कालिदास ने हिमालय के लिए एक बहुत ही उत्तम बात कही है। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोय नदी वगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। तो हिमालय सारी पृथ्वी का मानदंड है, और मेरी तुच्छ बुद्धि से कैलाश इस मानदंड का मानदंड है, फलक्रम है, उसी के इर्द गिर्द हिमालय का विस्तार है। और विशेष बात यह है कि उसने कहा है कि पूर्वापरौ तोय नदी वगाय, पूर्व जहाँ तक और समुद्र, इस सारी सीमा का, इस सारे भौगोलिक क्षेत्र का ये मानदंड है। इसलिए मैं एक विचार आज आप सबके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि हम हिमालय को तोड़कर नहीं देख सकते,
ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये नेपाल का क्षेत्र है, ये हिमाचल का क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये आगे उधर का क्षेत्र है। नहीं, हिमालय संपूर्ण अपने आप में एक है। दृष्टा माफूल हम कहते हैं भारत हमारी माता है, तो मैं कहता हूँ हिमालय हमारा पिता है। शंकर का स्थान है, हम सब उनको पशुपति कहते हैं और हम सब पशु हैं, पास में बधे हुए। तो पशुपति वो हमारे पिता हैं और कन्याकुमारी हमारी माता दक्षिण में बैठी है। इसलिए जब वो कहता है पूर्वा परोतो ये निधि बगाया, सारे समुद्रों को समेटकर मानो माता और पिता हमको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए ये हिमालय हमारे लिए जलवायु देता है, संरक्षण देता है, संस्कृति देता है, औषधियाँ देता है, रत्न देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए हमारे इतिहास पुरुष का काम करता है। कल्पना कीजिए कि हिमालय न हो तो कैलाश तो होगा ही नहीं। हिमालय नहीं हो तो क्या भारत हो सकता? नहीं हो सकता। साल में 8 महीने बिल्कुल बर्फ से ढका रहेगा, उत्तर से आने वाली हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये एक विचित्र बात है प्रकृति की कि हिमालय का उद्भव और उद्गम जब हुआ तब से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, भारत का भूगोल और सच पूछिए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी, आखिर नदियाँ, सारा जल हमको वहीं से मिलता है, हमारी सारी वाटर साइकिल वहीं से आती है, सारा जल स्रोतों का केंद्र वहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जिसको हम अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संस्कृति कहते हैं वो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे पूर्व पुरुषों ने इसका दर्शन करने के लिए, इसका भ्रमण करने के लिए, इस पर जाते रहने के लिए, न कि इसको नष्ट करने के लिए। मुझे एक और निवेदन करना है कि दुनिया में केवल 2 ही पर्यावरण के सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, एक हिमालय का और दूसरा ब्राज़ील में जो अमेज़न का जंगल है। इन 2 के अलावा वैश्विक स्तर का कोई जलवायु तंत्र नहीं है। क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल सिस्टम केवल 2 ही हैं दुनिया, और ये सौभाग्य है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस तंत्र के हम पुत्र हैं। इसी से हमारा सारा जीवन चलता है। हिमालय नष्ट हो रहा है। हिमालय के प्रति सारे देश ने दुर्लक्ष्य किया है और उसके परिणाम हमें भयंकर भोगने पड़ेंगे। मेरा इसलिए निवेदन है कि हम संत महात्माओं से भी कि हिमालय के संरक्षण और हिमालय के प्रति जो भाव आज की इस 21वीं शताब्दी में होना चाहिए, उस भाव को जागृत करने में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम इस महान तंत्र की, जो प्रकृति की अद्भुत रचना है, उसको हम संरक्षित रख सकेंगे। ये हमारा गौरव है। स्थितः पृथिव्या एव मानदंड, समूची पृथ्वी का मानदंड है। इस दृष्टि से हमें इस हिमालय की ओर देखने की आवश्यकता है। हेमंत जी ने ये यात्रा करके अनुभव किया होगा कि वो एक अद्भुत व्यवस्था है, पर्यावरणीय, केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक पर्यावरण की दृष्टि से भी वो अपने आप में एक अलौकिक सृष्टि है। बहुत साल पहले दिल्ली में, उस ज़माने में ये पुरानी दिल्ली का जो टाउन हॉल है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था जहाँ विद्वज्जन आते थे। वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर ने भाषण किया और वो मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ, मैंने वो भाषण सुना। वो अमेरिकन डॉक्टर एक तरह से टूरिस्ट के रूप में हिमालय घूमने गए थे, और जब वो लौट कर आए तो वो सन्यासी के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं सकता कि दुनिया में ऐसी भी कोई पर्यावरणीय व्यवस्था हो सकती है कि जहाँ कुछ ऊंचाइयों के बाद मेरी सारी वासनाएं नष्ट हो गई।
जहाँ जाने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल मैंने बदला हुआ व्यक्ति पाया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक सामान्य भौतिक जीवन वाला व्यक्ति हूँ, और इसलिए मैंने वहाँ संकल्प किया कि जिस जीवन का दर्शन मुझे यहाँ कराया गया है, अब मैं उसी की दृष्टि से उसकी और साधना करूँगा और उसका प्रचार करूँगा। नमस्कार। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर जोशी। प्रोफेसर नामवर सिंह जी सरस्वती पुत्र हैं, हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। आज जो किताब द्वितीयो नास्ति लोकार्पित हुई है, वह काशी की पांडित्य परंपरा की देन है। मैं काशी शब्द इसलिए शायद कह रहा हूँ कि ये भी काशी के हैं, मैं भी काशी का हूँ, और काशी का गहरा संबंध कैलाश से है, क्योंकि वो शिव की नगरी है। सोचे कि कैलाश जाए और लिखे। मेरी जानकारी में हिंदी में ये पहली पुस्तक और अकेली पुस्तक है। इस विषय पर हिंदी में दूसरी पुस्तक मैंने नहीं देखी है, होगी तो देखा, अपने अनुभव किया हुआ कैलाश मानसरोवर को किया है। यह इस सिलसिले में मैं काशी शब्द पर जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो भी काशी के हैं, मैं भी काशी का हूँ, बल्कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी है, और प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी का, और याद रखिए जयशंकर प्रसाद शैव थे, शिव के भक्त थे वो। तो जहाँ से शुरू होती है कामायनी, और अन्य कविताओं में भी लिखा, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, उषा ने हंसा अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी, हिमगिर के वो तुंग शिखर पर देख शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये अकारण नहीं है कि काशी वाले क्यों बार बार आरंभ जब करते हैं तो हिमालय से करते हैं। क्या इसलिए कि काशी से गंगा होकर के बहती है? क्या इसलिए कि उस शिव की नगरी है? क्या है कि हिमालय को काशी वाला भूल नहीं सकता है? हेमंत उसी काशी के परंपरा के आदमी हैं, इसलिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। अपनी काशी की परंपरा छोड़ी नहीं। दिल्ली आकर के बहुत से लोग दिल्ली वाल हो जाते हैं, जैसे केजरीवाल वाल तो है, तो ये दिल्ली वाल नहीं हुए, ये रह गए काशी के काशी ही। ये देख करके बहुत संतोष होता है कि कहीं तो है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े हुए है, उसे भूलने नहीं देता है। जहाँ तक उस परंपरा को छोड़ भी दें, हमारा इनका संबंध यूँ है, शायद यूँ ही कि ये कबीर चौरा के हैं और मैं तुलसी घाट का रहने वाला हूँ। तो कबीर और तुलसी का जो संबंध है वो नाता जुड़ता है। और ये नहीं कि कबीर के नाते ये निर्गुणवादी हो जाए और मैं 80 घाट का रहने का, तुलसी का कारण मैं तुलसी घाट का हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये निर्गुण सगुण ये सारे भेदों को मिटाता हुआ अकेले काशी की संस्कृति की ये परंपरा रही है, जिसका ये देन है। जो इस परंपरा का आरंभ जिन लोगों ने किया था, मैं कहूँ कि कुछ सनक काशी वालों को है। आप शायद न जानते होंगे या कुछ लोग जानते हों, एक कृष्णनाथ जी हैं जिन्होंने कि किताब की भूमिका भी लिखी है। वो काशी विद्यापीठ के थे और कृष्णनाथ जी बहुत बहुपठित आदमी हैं। अब वो बंगलोर में रहते हैं। उन्होंने एक छोटी सी भूमिका लिखी, आप पढ़िए। ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा और चीज़ों को छोड़ दें। आज के ज़माने में भाषा जिस तरह भ्रष्ट हो रही है,
अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना। और हिंदी राजनीति के कारण या नहीं, किस कारण है, बाजार के कारण है कि हिंदी इतनी भ्रष्ट लिखी जा रही है, अखबारों तक में लिखी जा रही है। हिंदी हिंदी ही हो। इस पुस्तक की भाषा की मैं दाद दूंगा। मैं मानता हूं, मेरी यह है, जब आदमी पर लकवा का हमला होता है तो लकवा का हमला पर सबसे पहले जीभ पर होता है, जिह्वा पर होता है। किसी आदमी की जिह्वा लड़खड़ाने लगे तो कहीं ना कहीं पक्षाघात का आक्रमण है, पता लगाना चाहिए। और जिह्वा पर आक्रमण होने का है कि किसी जाति की भाषा जब भ्रष्ट होती है तो समझ लीजिए कि उस जाति का कोई कल्याण नहीं है। अंग्रेजों ने अपने देश में इंग्लिश की रक्षा के लिए क्या किया है, दूसरे लोगों ने इतने संवेदनशील है। फ्रांस के लोग फ्रेंच के बारे में, हम लोग सब कुछ की परवाह करें, चाहे और दुनिया जहान की करें, अपनी भाषा की हम परवाह नहीं करते हैं, खासतौर से हिंदी भाषी। इसलिए कि राजभाषा हो गई है और राज भ्रष्ट हुआ है तो भाषा तो भ्रष्ट होनी है। यह दुर्भाग्य था कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। आप हमें ही तुलसी कबीर की भाषा को रहने देते तो मेरा ख्याल है कि बची रह जाती। इसलिए इस राजनीति के स्पर्श से भाषा भ्रष्ट हो रही है। आज के ज़माने में अच्छी भाषा लिखना, किस ज़माने में लोग कहते थे अच्छी हिंदी देख करके, एक शब्द चलता था लिखावट के बारे में, खुशखत कहते थे। हम लोगों में स्कूलों में आरंभ में खुशखत लिखवाने का था, अच्छा लिखो। अब जो जितना घसीट के लिखे वही बड़ा भारी लिखाट बना हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। भाषा का भ्रष्ट होना, आपकी लिखावट का भ्रष्ट होना, अपने साहित्य को न पढ़ना, शुद्ध रूप में तुलसीदास की एक चौपाई आप न पढ़ सके और कहें कि आप हिंदी वाले हैं और हिंदी प्रदेश के लोग हैं। और ये सारी गड़बड़ी हुई कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में अपने भाषा के प्रति चेतना अन्य सभी भाषाओं भाषा भाषियों के बीच है। अगर अपनी भाषा की परवाह नहीं है तो हिंदी भाषा हमारी प्रदेश की है, क्योंकि राजभाषा हो गई है। ऐसे छूट है कि अंग्रेजी चाहे जितनी मिलाओ, हिंदी हिंदी ही रहेगी। इसलिए इस पुस्तक के बहाने मैं पुस्तक की आलोचना नहीं लिख रहा हूँ। आप देखेंगे तो इस पुस्तक की आलोचना भी इसी पुस्तक में बहुत अच्छी लिखी हुई है। ये पुस्तक समीक्षा लिखने का और इशारा कर रहा हूँ कि तुम समीक्षा लिखने के लिए और जगह सिर मारो। इन्होंने खुद अपनी पुस्तक की समीक्षा अंत में भी लिख दी है, आरंभ में भी लिख दी है, और तो और सबसे अच्छी मनोरम कृष्णनाथ की लिखी हुई है हिंदी। छोटी सी भूमिका है इन्होंने कृष्णनाथ का दिया है, जो स्वयं हो आए थे। जहाँ तक शब्द के द्वारा जिसका वर्णन कर रहे हैं उसका रूप अगर खड़ा हो जाए, कबीर ने दो शब्दों का प्रयोग किया, नाम का प्रयोग किया है, रूप का प्रयोग किया है। नाम रूप यही दोनों चीजें हैं। इसलिए शब्द अगर रूप खड़ा कर दे, चित्रकार के पास तो सुविधा है, वो रंगों का सहारा लेता है, रेखाओं का सहारा लेता है। शब्द तो अमूर्त है। इस अमूर्त चीज के द्वारा किसी को मूर्त करना, ये सबसे बड़ी कला है और कठिनाई है, चुनौती है। आप कैमरे से लिखा है कि कहीं कहीं थक करके जब नहीं होता था तो कैमरे का इस्तेमाल करता था। लिखा है कि कई जगह जब नहीं बन पड़ा तो मैंने फिर कैमरे का सहारा लिया। और इसलिए आप देखें तो ये नाम और रूप दोनों है। इतने सुंदर चित्रों द्वारा, दुर्लभ चित्र हैं हिमालय के इकट्ठा देखने पर, कहीं आपको किसी संग्रहालय में नहीं मिलेंगे। इसलिए ये शब्द और रूप दोनों है, नाम और रूप दोनों है। ऐसी पुस्तक मेरी जानकारी में, मैंने कहा कि बहुत पहले ज्ञान मंडल से, जहाँ से आज निकलता है, तो उनका नाम दिया है, पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम की चीज़ उसके मालिक ने लिखी थी। पैसे वाले आदमी थे, पैसा था, पृथ्वी की प्रदक्षिणा उन्होंने कर ली थी। और उस जमाने में इस शताब्दी के आरंभिक दशकों में अखबार निकालते थे।
उन्होंने उस जमाने में पृथ्वी प्रदक्षिणा की थी और पृथ्वी प्रदक्षिणा लिखी थी। इसलिए काशी की उस परंपरा में हेमंत इस परंपरा के अंत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी इस परंपरा का विकास होगा और इसका एक इनका और रूप है वो बहुत जल्दी ही, जिसके मेरे आलस्य के कारण उसकी भूमिका बची हुई है। तमाशा मेरे आगे इनकी निबंधों का संग्रह है। वो गद्य देखिए, क्या भाषा है। अब भी मैं मानता हूँ कि भाषा, सच पूछिए तो जहाँ काशी नागरिक विचारणी सभा थी और जहाँ हिंदी की परंपरा लोगों ने भाषा का, साहित्य का निर्माण किया, तो उस परंपरा में तमाशा मेरे आगे। अब आप आगे देखिएगा। फिलहाल इतना ही, इन शब्दों के साथ मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। अभी वंदे मातरम होगा, प्रस्तुत करेंगे श्री ऋषिराज। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटि भुजैर्धृतखरकरवाले अबला के नो माए तो बले बाहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अतुलाम् अमलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां वरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। वरिष्ठ पत्रकार श्री हेमंत शर्मा की कैलाश की अंतर यात्रा कराती कृति द्वितीय नास्ति पुस्तक को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। प्रभात प्रकाशन 4/19 असफ अली रोड, होटल ब्रॉडवे के नजदीक, नई दिल्ली 110002। टेलीफोन 011-232-89777। ईमेल
prabhatbooks@gmail.com।